हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 17 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं हम अपने इस सेगमेंट में जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं। उनके साथ में क्या कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या कुछ व्याख्याएं बन करके आती हैं, जीके के क्या कुछ प्रश्न निकल करके आते हैं, उन जीके के प्रश्न पर भी चर्चाएं की जाती हैं, उनको भी बताया जाता है। तो इसीलिए ये जो क्लास होती है ये हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। एक तो करंट अफेयर्स के हिसाब से तो फ़ायदेमंद है ही, इसके साथ साथ जीके के भी जो की पॉइंट्स बन करके सामने आते हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है। तो इसके लिए आप ये डेली क्लास ज़रूर देखा कीजिए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जहां पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस या कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो इसके लिए आप ये क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिए, बिल्कुल मिस मत करिए और रेगुलर आप जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली जो भी करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व जैव ईंधन दिवस है यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 8 अगस्त, बी ऑप्शन है 10 अगस्त, सी ऑप्शन है 9 अगस्त और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे अगस्त 10, यानी कि 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसे विश्व जैव ईंधन दिवस के नाम से भी जानते हैं, यह मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यह दिवस 10 अगस्त को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम करते हैं। यानी कि ऐसे ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम करते हैं, इनका अत्यधिक ज़्यादा महत्व होता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे जो ईंधन होते हैं जो कि ऐसे उत्पादन जैव ईंधन के उत्पादन के लिए, जैसे कृषि और वनों के जो अवशेष होते हैं, जैसे मान लो आप लोग पराली देखते हैं तो पराली से भी बायोफ्यूल बनाया जाता है, जैव ईंधन बनाया जाता है। नगर पालिका का जो भी ठोस अपशिष्ट होता है, गाय के गोबर इत्यादि का प्रयोग करके जो जैव ईंधन है इनका निर्माण किया जाता है। तो आगे अगर हम बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 10 अगस्त 1893 को डीजल इंजन के जो आविष्कारक हैं रुडोल्फ डीजल, आप सभी लोग जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आविष्कारक में क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकता है कि डीजल इंजन की खोज किसने की या डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रुडोल्फ डीजल ने 1893 में 10 अगस्त को डीजल इंजन का आविष्कार किया। किससे? जो रुडोल्फ डीजल है, इन्होंने मूंगफली के तेल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर अपना डीजल इंजन सफलतापूर्वक चलाया था। यानी कि जो भी ये आविष्कार किया था इन्होंने डीजल इंजन का, तो रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था, जो मूंगफली का तेल होता है इसका प्रयोग करके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया, इसका इस्तेमाल किया और अपना पहला जो डीजल इंजन है इसको सफलतापूर्वक चलाया था। आगे बात करें तो जैव ईंधन जो होता है वह पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। मतलब कि जिसमें पेट्रोल, डीजल इत्यादि जैसे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनका मिश्रण करके यह जो है वो बनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कृषि और वन अवशेष, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, गाय के गोबर आदि का उपयोग प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है। यानी कि जो जैव ईंधन बनता है जैसे कृषि और वन के अवशिष्ट हो गए, अवशेष हो गए, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, गाय के गोबर इत्यादि जो भी पदार्थ होते हैं इन सभी का उपयोग करके जैव ईंधन बनाया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे प्रदूषण जो होता है वो कम फैलता है। प्रदूषण जो होता है उसके फैलने की जो आशंका होती है वो कम रहती है, कम से कम प्रदूषित वातावरण प्रदूषित होता है। इसके लिए जैव ईंधन जो होता है इसको भारी मात्रा में उपयोग भी किया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कैबिनेट सचिव जो है वो भी हाल ही में चेंज हुए हैं, उनको बदला गया है, नए कैबिनेट सचिव बनकर के आए हैं। तो ए ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, बी ऑप्शन है उदित त्यागी, सी ऑप्शन है आशीष खां और डी ऑप्शन है प्रवीण तेगड़िया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो टीवी सोमनाथन है ये भारत के अगले कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये है टीवी सोमनाथन, ये हैं टीवी सोमनाथन और इनको ही कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है।
तो भारत सरकार ने राजीव गौबा की जगह टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले इस पद पर राजीव गौबा थे और उनके स्थान पर अब टीवी सोमनाथन को यहां पर नियुक्त कर दिया गया है, कैबिनेट सचिव बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम अगर महीने 2 महीने में जो भी एग्जाम लगे हुए हैं वहां, तो इस क्वेश्चन से पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि नए जो भी अपॉइंट होते हैं उनकी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक तो कैबिनेट सचिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, तो उनकी नियुक्ति हुई है अभी। तो टीवी सोमनाथन जो है राजीव गौबा की जगह पर आए हुए हैं और इनको अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। जो कैबिनेट सचिव क्या होता है, ये भारत सरकार में सर्वोच्च पद पर आसीन सिविल सेवक, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर रैंक के जो होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, तो कैबिनेट सचिव वही होते हैं। बात करें सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है कैबिनेट सचिव। यानी कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सेवा बोर्ड का, कैबिनेट सचिवालय का, इन सभी का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। और अभी नियुक्त किसको किया गया है, टीवी सोमनाथन को यहां पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए आईएसीसी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एमएसएमई, आप सभी लोग जानते हैं एमएसएमई के बारे में, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो होते हैं उनके लिए आईएसीसी की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एमएसएमई के लिए आईएसीसी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अभी हम आईएसीसी का फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने एमएसएमई के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि फुल फॉर्म है आईएएसी का, इंडो अमेरिकन यानी कि जो अमेरिका और इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। कहां पर? गुजरात में। किसने उद्घाटन किया है? तो गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। आगे बात करें, जो आईएसीसी है ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एमएसएमई, भारत अमेरिका उद्योग के जो संबंध हैं इनको मजबूती प्रदान करेगा। यानी कि आईएसीसी जो स्थापित किया गया है, इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये क्या करेगा, ये भारत और अमेरिका के बीच जो भी औद्योगिक संबंध होते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो औद्योगिक संबंध हुए, इन सभी को और अधिक मजबूत करेगा, इन सभी संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएगा। बात करें अगर आईएसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसी का उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? ये अवार्ड का नाम है पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। तो इस लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है अक्षय कुमार, बी ऑप्शन है रणबीर कपूर, सी ऑप्शन है आमिर खान और डी ऑप्शन है शाहरुख खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है। कहां पर? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में शाहरुख खान को आप यहां पे देख सकते हैं, इनको ही इससे सम्मानित किया गया है। तो शाहरुख खान को 10 अगस्त कब, यानी कि 10 अगस्त को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड दिया गया और इस जब इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया उस समय लगभग 8000 लोग वहां पर मौजूद थे और वहीं पर ही अल्ला कैरियरा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बात करें अगर लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, तो स्विट्जरलैंड में है ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पर आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड में और यहीं पर ही इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का यह 77वां संस्करण था, जो कि 2024 में स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? यानी कि कौन सा मंत्रालय है जिसके जो दिव्यांग जन अभियान दल हैं इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर जाकर के अपना तिरंगा झंडा फहराया हुआ है? तो ए ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो दिव्यांगजन अभियान दल हैं, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने कुछ इस अंदाज में जब वहां पहुंचकर ये अपना तिरंगा झंडा फहराया हुआ है। बात करें 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, यानी कि ये संस्थान है और इन्हीं के जो दिव्यांग जन अभियान दल है, किसका है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का जो दिव्यांग जन अभियान दल है, इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा सकती है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय ध्वज, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वहां पर जाकर के फहराया हुआ है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो, और उसका जो शिखर है एक जिसे उहुरु शिखर के नाम से जानते हैं, वहां पर पहुंच करके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया हुआ है। बात करें पहली बार एक दिव्यांग पर्वतारोही बैसाखी के सहारे शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ा है, यानी कि ये जो दिव्यांगजन अभियान दल है ये पहली बार एक दिव्यांग पर्वतारोही जो कि बैसाखी के सहारे से शिखर पर सफलतापूर्वक ये चढ़े हुए हैं। आगे बात करें इनका जो ग्रुप कैप्टन कौन था, तो ग्रुप कैप्टन जय किशन जी थे, ये ग्रुप कैप्टन थे और इन्हीं की अगुवाई में वहां पर पहुंच करके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पहुंच करके वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, यानी कि भारत का उसमें सहयोग है और ऐसा कौन सा देश है जहां पर भारत के सहयोग से 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल देश में भारत के सहयोग से 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। बढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पीयूष गोयल हैं यहाँ पर और इन्होंने ही ये बात कही। तो भारत के आर्थिक अनुदान से, यानी कि भारत के जो आर्थिक अनुदान है इसके अनुदान से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। भारत ने सब्सिडी के साथ पेट्रोलियम परियोजनाओं के निर्माण पर सहमति जताई है। सब्सिडी का मतलब है कि यहाँ से भारत के द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाएगा और इसी अनुदान के सहयोग से ये जो 3 पेट्रोलियम परियोजनाएं हैं इनका निर्माण वहाँ पर किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें कुछ नेपाल से इंपॉर्टेंट की फैक्ट की, तो नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के नाम का एक अवसर पर नया साल मनाया, यानी कि नेपाल का जो तमांग समुदाय है इन्होंने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। आगे अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन जो ब्रिज है जिसका काम चल रहा था ये पूरी तरह से चालू हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है ये किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल इन 2 देशों के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, यानी कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी और इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ए ऑप्शन है मेघना अहलावत, बी ऑप्शन है कल्पना किलवाला, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीम सिंह और डी ऑप्शन है अमित सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी इनका विमोचन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक लॉन्च स्पॉटलाइट 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये पुस्तक भी आप देख सकते हैं। तो 11 अगस्त को राज्यसभा के जो सांसद हैं भीम सिंह, इनकी नवीनतम पुस्तक है, पुस्तक का नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसका विमोचन किया गया। और इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो ऐतिहासिक बलिदानों को पहचान कर विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा देना है, यानी कि इस पुस्तक में उन महान क्रांतिकारियों को दर्शाया गया है, उन महान क्रांतिकारियों के बारे में बात की गई है जो कि जिनको पहचान नहीं मिल सकी, यानी कि जिनके बारे में उचित जानकारी नहीं है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उन सभी महान क्रांतिकारियों को इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने अपना बलिदान किया। इस विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट्स हैं इस पुस्तक पे उन पॉइंट को कवर किया गया है और विशेष रूप से उन
महान क्रांतिकारियों को इसमें दर्शाया गया है जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं या जिनसे लोग अपरिचित हैं, उसको यहाँ पर इस पुस्तक में उन्हीं लोगों को दर्शाया गया है। बात करें तो इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो ऐतिहासिक बलिदानों को पहचान कर, यानी कि जो कुछ भी जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें जिन लोगों ने बलिदान दिया, जो भी महान क्रांतिकारी रहे, उन बलिदानों को पहचान कर विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा देना है, यानी कि आगे आने वाला जो हमारा समाज है उनको प्रेरणा देना है कि कैसे जो हमारा देश है किस प्रकार से आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने बलिदानी दी है, कैसे लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, इस विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेल करके तब जा करके हमारा जो भारत देश है ये आज़ाद हुआ है। तो इन सभी बातों की जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा देने के लिए जो पुस्तक है इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया है। आगे बात करें तो इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी उपस्थित रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हरिवंश नारायण सिंह हैं जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में ये भी उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ दाहोरता शो में भागीदारी की है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी 3 देशीय यात्रा पर गई हुई हैं, यानी कि 3 देशों को ये बारी बारी से गई और वहां पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो उसी दौरान ये तिमोर लेस्ते गई और वहां पर दाहोरता शो में भागीदारी इन्होंने की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिमोर लेस्ते में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दाहोरता शो में भागीदारी की हुई है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दाहोरता शो, और इसमें ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली जो कि यहाँ की राजधानी है तिमोर लेस्ते की, वहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं रामोस होर्ता, इनकी मेजबानी में आयोजित दाहोरता शो में इन्होंने भागीदारी की। यानी कि राष्ट्रपति कौन है तिमोर लेस्ते का, तो राष्ट्रपति हैं रामोस होर्ता। राजधानी क्या है तिमोर लेस्ते की, दिल्ली, या कहीं कहीं आपको दिल्ली भी मिलेगा, दिल्ली मत समझिएगा, दिल्ली भी मिलेगा या दिल्ली भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों नाम आपको मिल सकते हैं। तो दिल्ली या दिल्ली अगर मिले तो ये तिमोर लेस्ते की राजधानी है और राष्ट्रपति कौन है रामोस होर्ता, और इन्हीं की मेजबानी में आयोजित दाहोरता शो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भागीदारी की। आगे बात करें, तिमोर लेस्ते ने राष्ट्रपति मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया, यानी कि तिमोर लेस्ते में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सम्मान का जो नाम था वो था ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा, आप किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हो सकता है अभी यूपीपी की परीक्षा लगी हुई है, वहां पर तो बिल्कुल क्वेश्चन ही बनने की पूरी संभावना है। तो सम्मान का नाम था जो इनको सम्मानित किया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। आगे बात करें तो ये जो वहां पर गई तो दोनों देशों ने अल्प विकसित और विकासशील देशों की चिंताओं तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता, इन सभी बातों पर, यानी कि जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं इनकी जो चिंताएं हैं और लोकतंत्र के प्रति जो भी वचनबद्धता है, इन सभी बातों पर फोकस रखा गया है, इन सभी बातों पर चर्चाएं की गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आज के लगभग सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो ए ऑप्शन है पीटी उषा, बी ऑप्शन है अनिल संघवी, सी ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा और डी ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम बढ़ें तो अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक मूवमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को यह जो सम्मान है, जो ओलंपिक ऑर्डर सम्मान है, यह ओलंपिक जो भी मूवमेंट होते हैं, ओलंपिक में जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है और यह ओलंपिक का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी, यानी कि जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। अगर अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात की जाए तो अभिनव बिंद्रा भारत के पहले
व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, यानी कि व्यक्तिगत जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता हुआ था। बात करें तो इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, जो कि ये पहले व्यक्ति बने थे जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं ओबैदुल हसन, इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस हैं ओबैदुल हसन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। आप सभी लोग आए दिन देखते हैं कि जो बांग्लादेश है वहां से कई सारे क्वेश्चन बन करके निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई सारी समस्याएं एक साथ में जो उत्पन्न हुई। पहले केवल प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट लोगों ने केवल आरक्षण के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट किया, फिर धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट जो था वो हिंसात्मक हो गया, उग्र प्रोटेस्ट हो गया, और फिर वहां से क्या हुआ, जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वहां से वो निकल के चली आई, भारत आ गई, वहां से निकल करके फिर क्या हुआ, वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और अंतिम सरकार जो गठन हुआ तो वहां पर नए अंतरिम सरकार गठन हुआ, उसके जो प्रमुख वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। तो ये इत्यादि सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके बांग्लादेश से आए हुए हैं। एक बार हम फिर से दोहराएंगे, पहले इस सवाल का आंसर दे दें। तो हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस हैं ओबैदुल हसन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये ओबैदुल हसन है जो कि बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। हैं क्या थे, क्योंकि उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें तो बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ओबैदुल हसन, इन्होंने 10 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त का वो दिन था जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात करें तो शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने के 5 दिन बाद, यानी कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जब अपने पीएम पद से जब इस्तीफा दिया, पीएम पद इन्होंने छोड़ा, उसके 5 दिन बाद ही इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि ये शेख हसीना जी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में थे, काफ़ी ज़्यादा उनके क्लोजली थे, और इसी के चलते इन्होंने ऐसा मतलब सुर्खियों में है कि इसी के चलते शेख हसीना के ने जब पीएम पद छोड़ा, उसी के मात्र 5 दिन के बाद ओबैदुल हसन जो कि वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें तो एक बार फिर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बांग्लादेश से। सबसे पहले तो प्रोटेस्ट हुआ वहां पर बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसात्मक हो गया, काफी सारे लोगों की जानें भी गईं इस प्रोटेस्ट में। फिर वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हिंसात्मक जो प्रोटेस्ट था उसको देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहां से निकल करके भारत आ गई। फिर वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, यानी कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया, यानी कि मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रमुख नियुक्त किया गया अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश की होती है, वो लगभग उसकी जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के समकक्ष ही माना जाता है। तो जब तक वहां पर चुनाव नहीं होते हैं तब तक अंतरिम सरकार जो है वही वहां पर कार्यभार देख रही है। आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की हुई है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो इंपॉर्टेंट ना हो। कोई ना कोई एक कुछ से दो क्वेश्चन यहां से बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही आसान भाषा में समझाई गई है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।